तो प्यारे बच्चों, प्रकाश के इस अगले क्रम में हमारा जो आज का टॉपिक होगा वह अपवर्तन से संबंधित कुछ छोटी छोटी घटनाएं होंगी। उन घटनाओं के बारे में आज हम पढ़ करके इस चैप्टर को समाप्त कर देंगे। इसके बाद हमारा एक वीडियो आएगा जो कि आपके अभ्यास प्रश्न पर आधारित होगा। तो बच्चों, आज इस चैप्टर का यह एक लास्ट टॉपिक है जिसमें कुछ महत्वपूर्ण छोटी छोटी परिभाषाओं को आपको बताया जाएगा और कुछ इससे संबंधित जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो कि अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। वीडियो की भाषा एकदम सहज सरल और बिल्कुल आपकी भाषा में होगी। तो आइए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो बच्चों, आज का जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वह है प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। सबसे पहला सवाल ये आता है कि आखिर प्रिज्म क्या होता है। तो प्रिज्म, आप जैसे आयत आप जानते हैं, आयत नीचे एक आयत रख लीजिए और उस आयत के चारों ओर त्रिभुज को क्या कर दीजिए, खड़ा कर दीजिए। जैसे नीचे आपने आयत रखा, आयत और चार त्रिभुज लीजिए। चार त्रिभुज को आपको कैसे खड़ा करना है, दो त्रिभुज को इस प्रकार से ऐसे लगा दीजिए और दो त्रिभुज को इस प्रकार से ऐसे लगा दीजिए, यानी कि जिसमें चार त्रिभुज हों और एक क्या हो, आयत हो। वैसी आकृति क्या कहलाएगी, आपकी प्रिज्म कहलाएगी। अब आइए हम यहाँ पे देखते हैं कि प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। एक हमने यहाँ पर के 2D डायग्राम बनाया है। आइए इस डायग्राम से हम समझते हैं। जैसे अगर यहाँ से कोई प्रकाश की किरण क्या हो रही है, आ रही है, प्रकाश की किरण आ रही है जिसे हम क्या कहेंगे, आपतित किरण। अभिलंब हमेशा तल के कहाँ होता है, लंबवत। तो इसका तल कौन सा है, ये वाला है। तो इस तल के लंबवत यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, अभिलंब हो जाएगा। इस तल के लंबवत यहाँ पे आपका हो जाएगा अभिलंब। बाहर आपका क्या होगा, वायु होगा। और प्रिज्म जो बना होता है, किसका बना होता है, कांच का बना होता है। प्रिज्म किसका बना होता है, कांच का बना होता है। तो वायु आपकी कांच के अपेक्षा विरल होगी और कांच आपका क्या होगा, वायु के अपेक्षा सघन होगा। यानी जो प्रकाश की किरण है सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश कर रही है, और जब विरल माध्यम से सघन में प्रवेश कर रही है, वायु से कांच में, तो विरल से सघन में प्रवेश कर रही है। और जब विरल से सघन में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। यानी कि तब यह ऐसे, अगर इसको कोई डिस्टर्ब नहीं करता तो यह कोण इस प्रकार से जाती, यह रेखा इस प्रकार से जाती, लेकिन यह विरल से सघन की ओर जा रही है, इसलिए यह क्या होगी, अपने पथ से विचलित हो जाएगी और इस प्रकार से यह क्या होगा, अभिलंब की ओर क्या हो जाएगी, झुक जाएगी। तो अभिलंब की ओर इस प्रकार से क्या होगी, झुक जाएगी आपकी रेखा। तो यहाँ पर अभिलंब की ओर क्या हो गई, झुक गई। अब चूंकि अब ये आपका प्रिज्म कांच का है, तो कांच से होकर के फिर से यह किरण कहाँ जाएगी, बाहर क्या है, आपका वायु है, या इसको निर्वात मान सकते हैं या वायु मान सकते हैं। तो अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो इस पॉइंट पे जो अभिलंब होगा इस तल के लंबवत, तो यहाँ पर जो अभिलंब होगा इस प्रकार से होगा। अब चूंकि सघन से कहाँ जा रही है, विरल में जा रही है, तो सघन से अगर इसको कोई डिस्टर्ब ना करता, तो यह सीधी सीधी निकल जाती, लेकिन इसको डिस्टर्ब किया जा रहा है माध्यम को परिवर्तित करके। तो यह अब इस दिशा में न जाकर के सघन से विरल में जा रही है। तो जब सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है। तो ये रहा इसका क्या, अभिलंब इससे दूर हटेगी, यानी कि इस प्रकार से जाएगी। तो यहाँ पर एक कोण यहाँ बन रहा है। चूंकि अगर इसको डिस्टर्ब नहीं किया जाता तो यह ऐसे जाती, लेकिन अपने दिशा को परिवर्तित कर दे रही है और कहाँ चली जा रही है, अभिलंब से दूर हट जा रही है। और यह कोण जो है, यह कोण आपका क्या कहलाएगा, ई कहलाएगा। और जो कोण आपका ई है वह क्या कहलाता है, निर्गत कोण। वह क्या कहलाता है, आपका निर्गत कोण कहलाता है। और यह आपका क्या है, चूंकि यह आपका अभिलंब, और यहाँ पर यह किरण इसके लिए क्या होगी, आपतित किरण होगी, और इसके लिए यह किरण क्या होगी, अपवर्तित किरण होगी। देखिए यह किरण जो बीच वाली है यह आपतित किरण की भी भांति व्यवहार कर रही है और अपवर्तित किरण वाली भी की भांति भी। इस बिंदु के लिए यह किरण क्या है, आपतित किरण है, और इस बिंदु के लिए यह किरण क्या है, अपवर्तित किरण है। तो
यहाँ पर यह जो कोण बनेगा यह क्या बनेगा, आपतन कोण, कोण आई बनेगा, और यहाँ आर के जगह पे ई बनेगा क्योंकि बाहर का कोण है, क्योंकि यहाँ पे आर आपका क्या हो चुका है, बन चुका है। यहाँ पे यह कोण क्या होगा, कोण आर होगा, और यह कोण क्या होगा, कोण आई होगा, सॉरी कोण क्या होगा, आई होगा। अब देखिए यहाँ पर जो अपवर्तित किरण है, अगर इस अपवर्तित किरण को हम पीछे से डॉटेड के रूप में क्या कर दें, ड्रॉ कर दें, तो इस प्रकार से जाएगी, और यह किरण डॉटेड के रूप में अगर इसको डिस्टर्ब न किया जाता तो यह इस रूप में आती। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि एक कोण आपका इस रेखा के मध्य बन रहा है, जो इस यह रेखा सीधी सीधी आ रही है, और इस अपवर्तित किरण को हमने पीछे बढ़ाया तो यहाँ पे जो बन रहा है इसे हम कहते हैं सिग्मा, इसे हम क्या कहते हैं, सिग्मा। और कोण सिग्मा जो आपका है, कोण सिग्मा जो आपका है क्या है, विचलन कोण है। कोण सिग्मा आपका क्या है, विचलन कोण है। तो आप ये समझ गए कि जो प्रिज्म है, प्रिज्म से अपवर्तन कैसे होता है। अब देखिए अगर हम विचलन कोण को परिभाषित करें तो हम विचलन कोण को कैसे परिभाषित करेंगे। कभी कभी एक नंबर में आपसे विचलन कोण पूछ देता है। निर्गत कोण तो आपकी सीधी सीधी है कि प्रिज्म में प्रकाश के अपवर्तन के फलस्वरूप निकलने वाली किरण और अभिलंब के मध्य जो कोण होता है उसे हम क्या कहते हैं, निर्गत कोण कहते हैं। और अगर आपको कोण सिग्मा को परिभाषित करना हो, विचलन कोण को परिभाषित करना हो, तो क्या परिभाषा इसकी बनाएंगे कि प्रिज्म में प्रकाश के अपवर्तन के घटना के फलस्वरूप, प्रिज्म में प्रकाश के अपवर्तन के घटना के फलस्वरूप प्रकाश की जो किरण है, प्रकाश के किरण की दिशा में क्या हो जाता है, परिवर्तन या विचलन हो जाता है, जिस कोण को हम कहते हैं विचलन कोण। यानी कि जो रेखा आपकी आ रही थी वह कितने अंश पर विचलित हो गई, वह कितने अंश पर उसका विचलन हो गया, कितने अंश में वह परिवर्तित हो गई, वह कोण क्या कहलाता है, विचलन कोण कहलाता है। तो प्रिज्म में प्रकाश के अपवर्तन की फलस्वरूप प्रकाश के किरण के मध्य क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, किरण के मध्य विचलन हो जाता है, जिसके मध्य का कोण क्या कहलाता है, विचलन कोण कहलाता है। तो प्रिज्म से संबंधित ये थोड़ी सी घटनाएं थी जिसको मैंने आपको रिवाइंड अप करा दिया। अब अगला जो हमारा टॉपिक है वह है उत्क्रमणिता का सिद्धांत। देखिए इंपॉर्टेंट है, समझिएगा, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा समझिएगा। यहाँ पर यह क्या है, आपका जल है, और यहाँ पर यह क्या है, आपका कांच है। यह क्या है, कांच है। अब बाहर इसके क्या है, वायु है, और इसके बाहर नीचे के तरफ क्या है, वायु है। यानी कि यहाँ पर टोटल 4 माध्यम हैं, 1 2 3 और 4। बारी बारी से हम ये देखेंगे कि जब प्रकाश की किरण इन चारों माध्यमों से गुजरती है तो उसके बाद क्या होता है, और जब किसी भी बिंदु पर हम उसके दिशा को बदल देते हैं तब क्या होता है। आइए हम बारी बारी से देखते हैं। तो अगर प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है तो यह आपका क्या हो जाएगा, अभिलंब। तो वायु क्या है, विरल है, वायु क्या है, विरल है, और जल क्या है, सघन है। वायु के अपेक्षा जल क्या है, सघन है, और यह विरल है। विरल से जब सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, यानी ऐसे न जाकर के अभिलंब की ओर झुक जाएगी, और यह किरण जब यहाँ से होती हुई जल से कांच में प्रवेश करेगी तो जल कांच की अपेक्षा क्या है, जल विरल है और कांच क्या है, सघन है। तो इस बिंदु पर इसका जो आपका अभिलंब होगा वह इस प्रकार से होगा। तो चूंकि जल और कांच में जल विरल है, कांच सघन है, तो विरल से सघन में जब आएगी तो फिर से क्या होगा, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। फिर से क्या होगा, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। और इस बिंदु पर अगर हम क्या बना दें, इस बिंदु पर अगर हम एक अभिलंब बना दें तो यह अभिलंब इस प्रकार से होगा। अब कांच से कहाँ आना है, वायु में, तो कांच आपका कैसा माध्यम है, सघन है, और वायु कैसा है, विरल है। और जब सघन से विरल में आएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी, यानी ऐसे न जाकर के अभिलंब से दूर इस प्रकार से क्या होगी, हट जाएगी। और इस प्रकार से हम इसको बना सकते हैं। अब इसमें देखिए क्या है कि अगर जब कोई प्रकाश की किरण किन्हीं माध्यमों से होती हुई गुजर रही है और जब किसी भी बिंदु पर उसकी हम दिशा को अगर बदल देते हैं तो हमें उसके मार्ग में क्या देखने को मिलता है, उत्क्रमणिता
उत्क्रमणीयता देखने को मिलता है। उत्क्रमणीय का मतलब आप विलोम से समझ सकते हैं कि उत्क्रमणीय का मतलब क्या होता है, विलोम। अगर उसके रास्ते को बदल दिया जाए, अगर उसके प्रकाश की जो किरण है उसकी दिशा को बदल दिया जाए, जैसे यहाँ से वायु से जल, जल से कांच और कांच से वायु में आ रही है, इसकी दिशा को अगर हम बदल दें, यानी कि वायु, कांच, जल, फिर वायु कर दें, जैसे वायु, जल, कांच और वायु से होती हुई आई, वैसे ही हम वायु के बाद कांच, कांच के बाद जल और जल के बाद वायु, यानी इसकी दिशा को अगर बदल दें तो इसके मार्ग में भी हमें क्या देखने को मिलेगा, उत्क्रमणीयता देखने को मिलेगा। मार्ग भी इसका क्या हो जाएगा, दिशा के साथ साथ बदल जाएगा। यही आपका है उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आपका क्या रखा हुआ है, एक सिक्का आपने डाला और सिक्का इस प्रकार से आपका डूब गया, लेकिन जब उसको आप एक्चुअल रूप में देखेंगे तो सिक्का आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ऐसा क्यों होता है कि आइए देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि सिक्का आपको थोड़ा ऊपर दिखाई देता है। मान लेते हैं इसमें आपका क्या भरा हुआ है, जल, इसमें आपका क्या भरा हुआ है, जल भरा हुआ है। अब देखिए होगा ये कि प्रकाश की किरण जब यहाँ से आएगी, प्रकाश की किरण यहाँ से जब आएगी तो इस पर हम क्या बना देंगे, अभिलंब बना देंगे। और जब प्रकाश की किरण आएगी तो ऊपर में क्या है, वायु है और यहाँ पे क्या है, जल है। वायु आपकी विरल माध्यम है, जल आपका क्या है, सघन माध्यम है। तो विरल से सघन में आ रही है, यानी कि यह किरण अभिलंब की क्या हो जाएगी, और झुक जाएगी और यहाँ इस सिक्के तक पहुँच जाएगी। अब अगर एक किरण इससे और हम गुजार दें इस प्रकार से, तो इसका अभिलंब आपका कुछ इस प्रकार से होगा और यह भी किरण विरल से सघन में आ रही है, यानी कि यह भी किरण अभिलंब की ओर झुक जाएगी, यानी कि आपको सिक्के पर यह किरण तो आ जाएगी। लेकिन अगर इस किरण को अगर न मिलाया जाए, सॉरी, इस किरण को अगर कोई डिस्टर्ब न करता तो यह किरण यहाँ पर आती, और इसको कोई डिस्टर्ब न करता तो यह किरण इस प्रकार से चलकर यहाँ आती, और ये दोनों किरणें जहाँ पर मिलती वहीं पे हमें दिखाई देता है सिक्के का प्रतिबिंब। आपको अगर याद हो तो समतल दर्पण में हमने पढ़ाया है कि दो परावर्तित किरणें जहां पर आपस में मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वहीं पे क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। तो ये दोनों किरणें मिल तो यहां पे रही हैं, लेकिन मिलती हुई प्रतीत यहां पे हो रही हैं, इसलिए यह सिक्का आपको ऊपर ही दिखाई देता है। यह जो सिक्का है आपको ऊपर ही दिखाई देता है, जबकि वास्तव में ऊपर नहीं होता, क्योंकि वास्तव में किरणें तो यहाँ पे मिल रही हैं ना, तो वास्तव में ऊपर नहीं होता, लेकिन किरणें मिलती हुई प्रतीत होती हैं, इसलिए सिक्का कहाँ दिखाई देता है, आपको ऊपर ही दिखाई देता है। अब अगर इसका आपको अपवर्तनांक ज्ञात करना है तो अपवर्तनांक इसका निकालने के लिए हम क्या करते हैं, वास्तविक गहराई और बटे आभासी गहराई। अब वास्तविक गहराई क्या हुई, वास्तविक गहराई यानी कि ये वाला कैपिटल एच हो गया, और आभासी गहराई यानी कि ये वाला स्मॉल एच हो गया, यानी वास्तविक गहराई कैपिटल एच और आभासी गहराई स्मॉल एच, यानी अपवर्तनांक अगर इसका निकालना हो तो n बराबर h बटे स्मॉल एच, जहाँ पे कैपिटल एच आपका क्या है, वास्तविक गहराई है, और स्मॉल एच आपका क्या है, आभासी गहराई है। तो आप इसको समझ सकते हैं। इसके आधार पर आपको सवाल भी मिलेंगे करने के लिए, तो आप इस सूत्र को याद रखें। तो बच्चों, हमारा जो टॉपिक है वह है क्रांतिक कोण एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जो कि एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये समझ लीजिए कि आपकी परीक्षा में इसमें कहीं ना कहीं से प्रश्न आपको जरूर मिलेगा। आइए एक एकदम सिंपल से उदाहरण से इसको समझते हैं। यह एक पृथककारी पृष्ठ है और ऊपर में आपका माध्यम कौन सा है, सघन, और नीचे में आपका माध्यम कौन सा है, विरल। अब होगा ये कि जब सघन माध्यम से कोई क्या होगी, किरण जाएगी, कोई प्रकाश की किरण जाएगी, तो यहां पर इसके आपतन बिंदु पर क्या हो जाएगा, अभिलंब हो जाएगा। और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से कहां जाती है, दूर हटती है। अभिलंब से कहां जाती है, दूर हटती है। सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से क्या होगी, दूर हटेगी। अब यहां पर होगा ये यहां पर कि
अगर यह आपका क्या है, कोण आई है यानी कि आपतन कोण है, और यह क्या है, परावर्तन कोण, कोण आर है। अब अगर इस किरण को जैसे हमने पहले इतना पे गुजारा तो इतने पे होके गई, अब इस कोण के मान को, आपतन कोण के मान को हम क्या करेंगे, धीरे धीरे बढ़ाएंगे। आपतन कोण यानी कोण आई के मान को हम क्या करेंगे, धीरे धीरे बड़ा करेंगे। अगर यह किरण यहाँ के बजाय यहाँ से होकर के जाती तो यह और इससे सट जाती, और अगर यहाँ के बजाय यहाँ से होकर के जाती तो यह इसके एकदम बिल्कुल पास से गुजर जाती। और एक कंडीशन इसका ऐसा आता, एक कंडीशन इसका ऐसा आता कि आपतन कोण का मान इतना हो जाता कि जो परावर्तन कोण, कोण आर है, उसका मान पूरा पूरा कितना हो जाता, 90 डिग्री हो जाता। यानी कोण आर का मान कितना हो जाता, 90 डिग्री हो जाता। तो सिंपल से भाषा में समझिए कि अगर हम आपतन कोण के मान को बढ़ाते जाएं और इतना बढ़ा दें कि जो आपका अपवर्तन कोण है, अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, तो उस मान को, किसके, अपवर्तन कोण के, सॉरी, आपतन कोण के उस मान को जिस पर आपका अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। तो क्रांतिक कोण की परिभाषा आप लिखेंगे कि आपतन कोण को हम बढ़ाते जाएं, लेकिन कंडीशन यहाँ पे क्या होना चाहिए हमेशा कि जो प्रकाश की किरण है सघन माध्यम से कहाँ आनी चाहिए, विरल माध्यम में आनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा, सघन माध्यम से विरल में नहीं आएगी, विरल से सघन में आएगी, तो यह अभिलंब की ओर झुक जाएगी। यानी 90 होने का तो कोई चांस ही नहीं है, 90 होने का चांस इसमें नहीं है, क्योंकि इसमें अगर विरल से सघन में आएगी तो क्या होगा, आपतन अपवर्तन कोण का मान कम होगा। लेकिन कम तो करना नहीं है, हमें क्या करना है, अधिक करना है। तो आप लिखेंगे क्रांतिक कोण की परिभाषा कि जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है और आपतन कोण का मान हम बढ़ाते जाएं, तो एक कंडीशन ऐसा आएगा कि अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाएगा, समकोण के बराबर हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो उस आपतन कोण के तो वह आपतन कोण जिस पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए, वह कोण क्या कहलाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। तो इस प्रकार से हम क्रांतिक कोण को समझ सकते हैं। अब देखिए, इस किरण को हमने इतना तो बढ़ा दिया, अब इतना बढ़ाने से हमें क्या हुआ कि इस कोण आर का जो मान था वह कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। यानी अब यह एक लास्ट स्टेज पर पहुंच गई। अब अगर इसको हम थोड़ा सा भी अगर यहां से हम गुजार दें तो यह जो आपका अपवर्तन कोण है इसका मान क्रांतिक कोण से भी क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। यानी कि जब हम, भाई क्रांतिक कोण क्या है, आपका कोण आई है, आपतन कोण का वह मान जिस पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है, तो वह क्या कहलाता है, क्रांतिक कोण। तो अगर हम आपतन कोण के मान को क्रांतिक कोण से थोड़ा भी क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, तो जो प्रकाश की अपवर्तित किरण है अब यह दूसरे माध्यम में प्रवेश न करके पुनः उसी माध्यम में क्या हो जाती है, लौट जाती है। और जब प्रकाश की किरण जिस माध्यम से चलती है उस माध्यम में वापस लौट आती है तो वह क्या हो जाता है, अपवर्तन नहीं बल्कि वह हो जाता है परावर्तन। तो इसे इसलिए हम क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो जब हम आपतन कोण के मान को क्रांतिक कोण से अधिक बढ़ा देते हैं तो वह क्या होता है कि वह जो प्रकाश की किरण है, अपवर्तित किरण है, वह क्या होती है, उसी माध्यम में लौट आती है जिस माध्यम में क्या होती है, प्रवेश करती है, उसी माध्यम में क्या हो जाती है, वापस लौट जाती है। तो यदि हम आपतन कोण के मान को क्रांतिक कोण से क्या कर दें, अधिक कर दें, तो जो अपवर्तित किरण है वह क्या होगी, उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। और यह घटना क्या कहलाती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। एक कंडीशन यहाँ पे नोट पॉइंट में डाल करके लिख लीजिएगा, नोट पॉइंट में डाल करके और कमेंट बॉक्स में भी लिख लीजिएगा कि
क्रांतिक कोण या पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के लिए यह जरूरी है कि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करे। यहाँ से देखिए इसमें मजे की बात क्या है कि जब कभी भी जो किरण जिस माध्यम से आती है उसी माध्यम में अगर वापस लौट जाती है तो वह घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। और प्रकाश के परावर्तन में क्या बनता है? प्रतिबिंब। क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। यानी कि जो वस्तु यहाँ पर होगी, जिस वस्तु से यह किरण आ रही होगी, मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या है? चिंटू है और चिंटू से यह किरण आ रही है जिसका मान क्रांतिक कोण से क्या है? ज्यादा है। आपतित कोण का, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा है और वह किरण चिंटू से होकर के जा रही है, तो चिंटू का यहाँ पे क्या बन जाएगा? प्यारा सा प्रतिबिंब बन जाएगा। अब इसका मस्त सा एग्जाम्पल है क्या? मृग तृष्णा। मृग तृष्णा जैसे आप गर्मियों के दिन में देखे होंगे कि आप जब पक्की रोड पे चलते हैं तो थोड़ी दूर पे आपको ऐसा लगता है कि वहाँ पे पानी है, लेकिन जब आप जा कर के वहाँ देखते हैं तो वहाँ पे पानी नहीं होता। तो वो पानी क्यों लगता है? क्योंकि जहाँ से आप जा रहे हैं बहुत तेज धूप के कारण, बहुत तेज धूप के कारण जो नीचे का आपका रोड है वह अत्यधिक गर्म हो जाता है और गर्म होने के कारण जो आपकी वहाँ की हवा है वह गर्म हो जाती है और रोड के लेयर से जो ऊपर की हवा रहती है वह क्या होती है? ठंडी होती है। तो गर्म हवा विरल होती है और जो ठंडी हवा है वह सघन होती है। और सघन से विरल में भाई प्रकाश ऊपर से आ रहा है, यानी ठंडी हवा से होकर के किस में आ रहा है? गर्म हवा नीचे आ रहा है और सघन से विरल में आता है। तो जब बहुत कड़ाके की गर्मी पड़ती है ना, तब आपको ऐसा देखने को मिलता है। तो वहां पे क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है और उस रोड की आकृति, रोड का प्रतिबिंब आपको दिखाई देता है। तो ऐसा लगता है आपको कि कोई पानी, भाई पानी आपका दर्पण का काम करता है ना, तो पानी वहाँ पे आपका एक दर्पण का काम करता है और उसमें रोड का प्रतिबिंब बनता है, तो आपको ऐसा लगता है कि उसमें पानी उपस्थित है। तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इसी से जुड़ा हुआ है मृग तृष्णा। होता ऐसा है कि जहाँ रेगिस्तान है, बालू ही बालू है, तो बालू ही बालू है, वहां क्या होता है? बालू तेज धूप में अत्यधिक गर्म हो जाती है, जिसके कारण बालू से लगी जितनी हवा है वह गर्म हो जाती है और हवा के ऊपर वाला लेयर क्या होता है? ठंडा होता है और ऊपर से जब प्रकाश आता है तो ठंडी हवा सघन माध्यम, गर्म हवा विरल माध्यम। तो प्रकाश सघन से विरल में प्रवेश करता है और वहां पर क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तो उस बालू पर ऐसा लगता है कि पानी है और उस पानी की तलाश में जो मृग होता है, आपका जो हिरन होता है, उस पानी की तलाश में दौड़ कर जाता है और जैसे जैसे दौड़कर आगे जाता रहता है और वह पानी आगे चलता जाता है और वह पानी उसको कभी नहीं मिलता। उसी को हम कहते हैं मृग तृष्णा, यानी मृग यानी हिरन की विडंबना, हिरण की तृष्णा। तो मृग तृष्णा का मतलब प्यास। मृग प्यास के कारण उस पानी की तलाश में जाता है और निरंतर दौड़ते रहता है, उसको पानी नहीं मिलती। तो यह भी क्या है? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना है।